हेलो मेरे प्रिय मित्रों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरा वीडियो फर्स्ट चैप्टर का जो मैं वीडियो बनाई थी उसका नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है। भारतीय जन भारतवर्ष की अतुल संपदा, यहाँ की उपजाऊ भूमि एवं संस्कृति व सभ्यता ने समय समय पर विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित किया। डॉक्टर राधाकुमुद मुखर्जी के अनुसार उन्होंने कहा है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर पाए जाने वाले दरों से जहां भारत में व्यापारी आते रहे हैं, वहीं भयंकर आक्रमणकारी भी आते रहे हैं। इस मार्ग से समय समय पर अनेक जातियां भारत में प्रविष्ट हुई है। पारंपरिक आदान प्रदान व संबंधों ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पष्ट है कि भारत के निवासी विभिन्न प्रजाति के हैं। तो अब देखते हैं प्रजाति से तात्पर्य क्या है ना। वैज्ञानिकों व समाजशास्त्रियों ने मनुष्यों के उस समय को समूह को प्रजाति कहा है ना। जो वैज्ञानिक थे वे समाजशास्त्रियों ने मनुष्यों को उस समूह को प्रजाति कहा है जिनके कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार के हो कि उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सके तथा उनमें कतिपय विभिन्न पितृत्वों समानता भी हो। वर्तमान में सर्वमान्य मत V.S. गुहा का कहना है, सर्वमान्य वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें फर्स्ट है नीग्रो, अत्यंत बार्बर नाविक विधा के प्रारंभिक सिद्धांत से परिचित, पशु पालन से अपरिचित एवं शिकार व कंदमूल फलों पर निर्वाह करने वाले। नीग्रो प्रजाति का मूल निवास स्थान अफ्रीका था, है ना। ये जो नीग्रो थे इनका मूल स्थान निवास जो अफ्रीका था। यह जाति भारत में ईरान व बिलोचिस्तान होते हुए जलमार्ग से प्रविष्ट हुए। इस जाति के लोगों का सिर ऊंचा, छोटा कद, छोटा व चौड़ा चेहरा, तंग कंधे व मोटे ओंठ थे, है ना। यह वर्तमान में भारत के अंडमान द्वीपों के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। असम की कतिपय नागा जातियों व ट्रावणकोर, कोचीन आदि प्रदेशों की आदिम जातियों में इनकी संस्कृति की विशेषता परिलक्षित होती है। यहाँ तक समझ आ गई होगी आई होप। ये सेकंड पॉइंट है आदिम आग्नेय निषादावृष्य प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। इसमें है दीर्घ कपाल, गुग्गराले बाल, चॉकलेटी रंग की त्वचा, छोटे कद वाले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति का मूल निवास स्थान फिलिस्तीन था। द्रविड़ों से पूर्व भारत में आने से उन्हें पूर्व द्रविड़ भी कहा जाता है। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से विंध्य प्रदेश, दक्षिण भारत और मध्य भारत में मिलते हैं। आर्यों की सभ्यता व संस्कृति में इनकी छाप है। यह कृषि कर्म जाति थी। थर्ड पॉइंट है भूमध्य सागरीय। यह द्राविड़ जाति का मूल निवास स्थान विवादास्पद है, किंतु सर्वमान्य मत यह है कि यह भूमध्य सागरीय जाति थी। संभवतः यह एशिया माइनर या फिलिस्तीन से भारत आई थी, है ना। लंबा सिर, छोटा कद, लंबा तंग चेहरा व झिल्लीदार चोंच, हल्की भूरी त्वचा वाली इस जाति का संबंध अधिकांश हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं। किंतु जब तक सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ ली जाती तब तक इस सभ्यता में कुछ नहीं कहा जा सकता। द्राविड़ जाति के वंशज दक्षिणी प्रायद्वीप में मिलते हैं। कन्नड़, तमिल व मलयालम भाषाएं इन्हीं को देन है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसमें है वरद जाति। 3000 ईसा पूर्व मध्य एशिया की पमीर पर्वत श्रृंखला तथा ईरान के पठार से यह प्रजाति भारत आई। यह 3 शाखाओं में विभाजित थे। इसमें है अल्पाइन, चौड़े कंधे। इसमें जो है इनके बारे बता रहे हैं। चौड़े कंधे हैं, गहरी छाती, लंबी टांगे, मसाल नाक, पीली त्वचा इनके शारीरिक लक्षण है ना। जो अल्पाइन है इनके बारे में कहा गया है। अब
देखते हैं दिनारिक, इनके बारे में। बंगाल, उड़ीसा व तमिल प्रदेशों में आज भी विद्यमान इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं है ढालू कपास, सिर का पिछला भाग लंबा, उन्नतोदर नाक। अब हम अर्मीनियन के बारे में पढ़ेंगे। मुंबई के पर्सियों के रूप में इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है मंगोल। ये कैसे दिखते हैं, ये कैसे थे? चौड़े सिर, मोटे ओंठ, चपटे चेहरे, खड़े बाल वाली यह प्रजाति संभवतः भारत में तिब्बत या चीन से आई। यह जाति वर्तमान में सिक्किम, भूटान, चटगांव की पहाड़ियों, भारत वर्मा सीमांत क्षेत्र, हिमालय की तराई में पाई जाती है ना। भारत में अन्य जातियों से मिश्रण के कारण यह शुद्ध मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। अब है आर्य के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों को मूल निवास स्थान विवादास्पद है, परंतु सामान्य ग्रहमत के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य भारत में प्रविष्ट हुए। लंबा सिर, ऊंचा पतली नाक और गौर वर्ण, पतले ओंठ, लंबा चेहरा, लंबी टांगे आर्यों की शारीरिक विशेषताएं हैं। आर्यों का विशद वर्णन आर्यों का आदि देश व वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब है ये अन्य यानी अदर, इनके अलावा और उपरोक्त जातियों के अतिरिक्त वैक्ट्रियन, पातियन, कुषाण आदि जातियां भी भारत में आई और भारत में विलीन हो गई। तुर्क, अफगान, मुगल जातियों का अस्तित्व इस्लाम के रूप में देखा जा सकता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज व फ्रांसीसी अपनी सभ्यता की छाप छोड़कर चले गए। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में समय समय पर विभिन्न जातियाँ प्रविष्ट हुई यानी आई, है ना। भारत में विभिन्न जातियाँ समय समय पर आई। भारतीय संस्कृतियों को उन्होंने प्रभावित किया और स्पष्ट उदाहरण भाषागत विभिन्नता है। इसमें जो मुख्य भाषा का वर्गीकरण है, आधुनिक सर्वेक्षण के आधार पर भाषाओं को अग्र 4 भागों में बांटा गया है। तो अब हम देखते हैं मुख्य 4 भाषाएं जो हैं उनके बारे में। पहला है मुंडा साबर पुलिंद भाषा परिवार। इस भाषा को मुंड, कोल, निषाद आदि जातियां बोलती थी। प्राचीन सुमेर देश, दक्षिण पूर्व एशिया की भाषा से समानता रखने वाली यह भाषा वर्तमान में मध्य एशिया के पश्चिम भाग, दक्षिण में गंजर, जाम तथा विशाखापट्टनम के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है ना। नेक्स्ट है तिब्बत चीनी, यह किरात परिवार। मूल रूप में तिब्बत चीनी यह किरात भाषाएं तिब्बत, चीन व वर्मा में बोली जाती थी। कुमाऊं के बोटिये, उत्तरी असम के डप्पल, मीरी व मिश्मी, पश्चिमी असम की पहाड़ियों के गोरा नागा आदि लोग इसी भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। थर्ड है द्राविड़ भाषा परिवार। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं इसी वर्ग में आती है ना, द्राविड़ भाषा में आती हैं। भारत में इन भाषाओं पर संस्कृत का व्यापक प्रभाव है। द्राविड़ भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि का रूपांतरण है तथा इसकी वर्णमाला संस्कृत है। और है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में बंगला, हिंदी, असमी, पहाड़ी बोलियां, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया आदि भाषाएं आती हैं। एक प्रकार से संपूर्ण उत्तर भारत की भाषाओं की लिपि ब्राह्मी है तथा वर्णमाला देवनागरी है। कतिपय विधान उर्दू व सिंधी को भी आर्य भाषा में रखते हैं ना, किंतु स्मरणीय है कि इनकी लिपि व वर्णमाला अरबी है और वे मुस्लिम प्रभाव से प्रभावित है। उल्लेखनीय है कि आर्य भाषाओं का उद्भव संस्कृत से है। इस प्रकार उपरोक्त वर्गीकरण स्पष्ट है कि भारतवर्ष बहुभाषीय क्षेत्र है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति मिश्रित रूप है। अब हम संचार मार्ग यानी कम्युनिकेशन रोड्स के बारे में जानेंगे, है ना। किसी भी देश अथवा संस्कृति के विकास में भौगोलिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संचार मार्ग भी भौगोलिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं। किसी भी पहाड़ी अथवा रेगिस्तान से होकर गुजरने वाली मार्ग दुरूह होते हैं, जबकि घाटियों अथवा समतल भूमि वाले मार्ग आसान होते हैं। अतः संचार मार्गों के विकसित होने की प्रक्रिया पर भूगोल का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है।
प्रारंभ में आचारहीन मानव ने भोजन की खोज में रास्तों को खोजा। तत्पश्चात घुमंगट जातियों ने अपने पशुओं के बारे में तथा अन्य वस्तुओं की तलाश में रास्ते ढूंढे। इस प्रकार आवश्यक है कि वस्तुओं की उपलब्धता कराने वाले स्थानों पर इन जातियों का बार बार जाना होता था, जिससे स्वतः ही संचार मार्गों का निर्माण होने लगा। वह धीरे धीरे मानव की आवश्यकता बढ़ते गए। फिर है प्राचीन काल। भारत में देश के अंदर विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले मार्गों के साथ साथ विदेशों को जाने वाले मार्गों का उल्लेख मिलता है ना। भारत के आंतरिक संचार मार्गों में गंगा की घाटी में उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग सर्वप्रथम था, जब उत्तर पश्चिम जाने वाला रास्ता सबसे पहले मिला। इस प्रकार इस मार्ग के महत्व को प्रदर्शित करते हुए झा एवं श्री माली ने लिखा है, यह केवल अपने गंतव्य स्थानों के बीच ही संबंध स्थापित नहीं करता, वरन गंगा के कचारी संकीर्ण पत्तों के सहारे जो अनेक स्थान पड़ते थे, उन सभी के बीच संपूर्ण स्रोत का काम देता था। इस मुख्य मार्ग में जो पहला उपमार्ग निकलता था वह पश्चिमी पंजाब से सिंधु नदी की घाटी के निचले हिस्से या कहे कि सिंध तक जाता था। दूसरा मार्ग जो है, जो पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भी था, दिल्ली, मथुरा, आगरा क्षेत्र से पश्चिम भारत में मालवा के पठार से होता हुआ गंगा घाटी और ढक्कन के बीच संबंध स्थापित करता था। गंगा घाटी के दक्षिणी मुहाने से एक मार्ग उड़ीसा के समुद्र तटीय मार्ग से होकर दक्षिण की ओर जाता था। इस प्रकार जो है भारत के अंदर अनेक मार्ग आते थे, है ना, जो हमने अभी पढ़ा। फिर है यह उदाहरण के रूप में वर्तमान कोयम्बटूर होकर दक्षिण भारत से पूर्वी एवं पश्चिम के मार्ग का मध्य का मार्ग जो था वह मालवा से पश्चिमी भारत के लिए सीधा मार्ग, आधुनिक रायपुर से आंध्र प्रदेश तक मार्ग, बकार प्रदेश से आंध्र के तटीय क्षेत्रों के लिए मार्ग आदि का नाम लिया जाता था। इस प्रकार जो है प्राचीन काल की भारत में संचार मार्गों का अभाव नहीं था, है ना, काफ़ी सुविधा भी थी। इन्हीं संचार मार्गों के द्वारा आंतरिक व वैदिक व्यापार होता था, अतः इन मार्गों का ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व था। आंतरिक मार्गों के समान ही भारत को अन्य देशों से जोड़ने वाले भी अनेक मार्ग थे। भारत से मध्य एशिया जाने के लिए कश्मीर होकर मार्ग था, कश्मीर से होकर मार्ग था। वास्तव में कश्मीर से मध्य एशिया जाने के दो मार्ग थे, है ना। कश्मीर से होकर मध्य से जाने के लिए दो रास्ते थे। उसमें है, पहला है लद्दाख होकर व दूसरा है गिलगिट होकर, है ना। इसी प्रकार तिब्बत के पठार की ओर जाने वाले अनेक मार्गों के विषय में भी जानकारी मिलती है। इसमें है चीन जाने के लिए भी आसाम से बर्मा होते हुए मार्ग था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी भारत को अन्य देशों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग खैबर, गोमल व बोलन मार्ग थे। ये सभी मार्ग अफगानिस्तान तक जाते थे। इसी कारण दक्षिणी बलूचिस्तान से ईरान जाने के लिए मार्ग था। हिंदू कुश से दूसरी ओर अफगानिस्तान जाने के लिए भी सीधा मार्ग था, है ना। इस प्रकार अफगानिस्तान होकर ईरान पहुंचा जा सकता था। तल मार्गों के अतिरिक्त जल मार्गों के द्वारा भी अन्य स्थानों की यात्रा भी की जाती थी। भारत के पश्चिमी तट से अफ्रीका के मध्य के बंदरगाहों तक यातायात होता था। भारत से इटली के लिए भी जलीय संचार के उल्लेख हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं, स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी भारत के तलीय व जलीय संचार साधन उपलब्ध थे, है ना। तल यानी जल संचार मार्गों का प्रयोग मुख्यतः व्यापार के लिए भी किया जाता था। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाता है। टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, है ना, 2 वीडियो बन गई है। तो आई होप आप सबको समझ आ गई हूँ। मैं यहाँ केवल मैं रीड कर दी हूँ कि बहुत इजीली है ये चैप्टर, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरी जो वॉइस है आप आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी, समझ आ गई होगी। समझ आती है तो आप लोग कमेंट करें प्लीज़। और नेक्स्ट में ये कंप्लीट हो गई है तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।